आज के इस पुस्तक विमोचन समारोह में सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। वैसे तो हिसार जो है बहुमुखी प्रतिभाओं का गढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे साथी कुछ संकलन कर रहे थे, तो पूरे भारत में 800 से 806 जिले हैं। तो बहुत गर्व की अनुभूति हुई पढ़ के कि उन 800 जिलों में से हिसार जिला एक ऐसा है जहां की सबसे ज्यादा पद्मश्री, पद्म भूषण, वीर चक्र, शौर्य चक्र, अर्जुना अवार्ड, कितने गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है। साहित्य क्षेत्र में भी हिसार में हम नाम लें विष्णु प्रभाकर जी का, भाई परमानंद जी का, जख्मी हिसारी जी का, उदय भानु हंस जी का, कुमार रविंदर जी का, जो विवेक जी के ससुर ही हैं, हम अपर्णा जी के पिताश्री। तो इसी कड़ी में आज यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं। डॉक्टर विवेक कुमार, इनके बारे में, किताब के बारे में डॉक्टर विवेक खुद बताएंगे, परंतु ये बहुमुखी प्रतिभा के आयामी धनी हैं। ये इन्होंने जैसे बुक में भी लिखा है, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। बीएससी हॉर्टिकल्चर इन्होंने एचईयू से की, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी भी एचईयू से की, फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में ही इन्होंने पीएचडी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से की। तो ये तो इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बातें थी। परंतु जैसे कई बार ये लगता है ना कि हमें बोलते हैं हरियाणवी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ये एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। चाहे वो बोनसाई का क्षेत्र हो, लैंडस्केपिंग में, छोटी छोटी चीजों में संवेदनशील हैं। और इतने इंटरनेशनल, नेशनल जो बोनसाई के एसोसिएशन के मेंबर हैं। अभी इन्होंने बताया कि हाल ही में एक SABI है, साउथ एशियन बोनसाई फेडरेशन, उसमें इनका डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे प्रस्तुत हुआ है। और पिछले दिनों बोनसाई एक इंटरनेशनल आर्ट है। हमें हिसार में यहाँ भी बहुत प्रेमी है, पर जब मैं इनकी लिस्ट देखता हूँ जिसमें ये मेंबर्स हैं, अभी पिछले दिनों इंडोनेशिया के जो राजा हैं वहां पर उनके महल में भी इनकी बोनसाई का प्रदर्शन हुआ था। तो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, एक बेहतरीन शख्सियत है। इतनी हिसार की एनजीओज हैं जो पर्यावरण में लगी हुई हैं, उन सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी बार इन्होंने पर्यावरण की मदद की है। तो इनके बारे में मैं और क्या बताऊं, चाहे वो छोटी छोटी पेंटिंग्स के बारे में या लैंडस्केपिंग के बारे में बताया, किताब के बारे में ये खुद बताएंगे। और जो ये सारे के सारे जो इनको संस्कार मैं कहूंगा कि इनके पिताश्री से मिले हैं, जिन्होंने मरणोपरांत अपनी देह दान कर दी थी मेडिकल कॉलेज में। और निश्चित रूप से अपर्णा भाभी का बहुत सहयोग रहा है। अपर्णा भाभी के पिता जो मैंने बताया, कुमार रविंदर जी, उनको भी हरियाणा साहित्य अवार्ड मिला है। यूपी के भी उनको 2-3 बार अवार्ड मिले थे। तो आज इनकी किताब का विमोचन किया जा रहा है। तो आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत हम धन्यवादी हैं। और इसके बारे में जो डिटेल में, जो किताब के बारे में, वो विवेक जी बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद राकेश जी आपकी इतनी एलैबोरेटेड इंट्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद आप सबका आने के लिए। मैं बेसिकली प्लांट्स का आर्टिस्ट हूँ। मुझे पौधों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। कविता बस मैंने कुछ लिखी है। मैं कवि नहीं हूँ वैसे, लेकिन कुछ कविताएं लिखता था, तो धीरे धीरे मेरी वाइफ ने हेल्प करके मेरी किताब छपवा दी। ये कविताएं नाखून फिर बढ़ गए, मतलब इस चीज की डिपिक्शन है जैसे हम एक सर्टन एज पे पहुंच जाते हैं, जैसे हम 60 साल के हो गए तो हमारे जीवन में कुछ नया होने को नहीं रहता। हम सब चीजें रिपीट करते रहते हैं। जैसे आपने खाना खाया, शादी हुई, तो एक ही बार, उसके बाद फिर वो लाइफ वैसे ही की वैसे चलती रहती है। तो कुछ रूटीन, सारी चीजें रूटीन में रहती हैं। तो नाखून फिर बढ़ गए तो कहते हैं और कुछ करने को है नहीं, बस नाखून बढ़ जाता है तो काट देता हूँ, नाखून बढ़ जाता है तो काट देता हूँ। तो मतलब वही चीजें रिपीट हो रही है लाइफ में। मतलब एक मैंने इंग्लिश में कहावत पढ़ी थी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हमारी जीवन में कोई चीज फर्स्ट टाइम करने को नहीं रही, उसके भाव पर ये कविता की किताब लिखी गई है। इसमें कोई देशभक्ति या इस तरह का टॉपिक नहीं है, ये मेरी पर्सनल इमोशंस को डिपिक्ट करती है किताब। मैं ज्यादा कविता के बारे में जानता नहीं, तो मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। धन्यवाद। प्लांट्स के बारे में आप कुछ पूछना चाहे तो मैं सब कुछ डिटेल में बता सकता हूँ। विवेक जी, कब शुरू की थी आपने कविताएं लिखनी? कविताएं मैं बचपन से ही लिखता था, लेकिन जैसे बड़े हुए तो काफी ज्यादा लिखने लगा। एक टाइम ऐसा है बहुत ज्यादा लिखने लगा, तो फिर मैं सेव करके अपनी वाइफ को भेजता था मेल से। तो जब रिटायर हुई तो इसने मेरी सारी किताबें, सारी पोएम्स इकट्ठी करके किताब छपवा दी। शादी से पहले भी लिखते थे? हाँ, शादी से पहले।
लेकिन इतनी ज्यादा नहीं लिखी, सीरियसली नहीं लिखी। तो तब कोई चेंज आया, जैसे शादी से पहले कुछ किसी और हाँ, ट्रैक, जैसे उसके बाद जैसे किसी और ट्रैक। व्यक्ति में चेंज आता है, उसकी बोलचाल में चेंज आता है, उसकी नॉलेज में चेंज आता है, वैसे उसकी कविता भी उसी का लाइफ का एक्सप्रेशन है, उन सब में चेंज साथ साथ में आता है। एक कहावत भी है कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी धर्मपत्नी का कितना एक सहयोग रहा? मेरा 101% सहयोग रहा है जी इनका। हम किराए के घर में रहते थे, हमारे घर में बार बार घर बदलना पड़ता था, तो 2 ट्रैक्टर में तो हमारे घर का सामान जाता था, 3 ट्रैक्टर में हमारे पौधे जाते थे। इसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमेशा हेल्प करती थी। तो मैम आप क्या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि काफी लंबी जर्नी रही है सर की, और जैसा कि उन्होंने पूरा क्रेडिट भी आपको दिया कि आपने इन सारी कविताओं को संजोकर एक बुक का आकार दिया। क्या मतलब आपका क्या कहना है इनके इस पैशन को लेकर? अरे तो मेरा फर्स्ट आपका कैसा अनुभव रहा इन कविताओं को लेकर? नहीं, कविताओं को लेकर पता चल अच्छा लगता है पढ़ के भी, और समझ में आता है कि हाँ ये बहुत बार हम सबकी आवाज है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रीडर्स बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। कुछ बहुत पर्सनल है, लेकिन पर्सनल होते हुए भी हमको लगता है किसी न किसी लेवल पे कि ये हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है या हो सकता है। तो और बहुत सरल सहज भाषा में लिखी गई है, सिर्फ भाषा ही नहीं, मतलब सहज एक्सप्रेशन है, जैसे मन में जो आया वो लिख दिया। तो ये बहुत ही पढ़ के मुझे तो अच्छा लगता है, कोई बायस हो नहीं। हाँ, कोई ऐसी पंक्ति या फिर कोई ऐसा काव्य जो आपने लिखा हो जो मैसेज गिविंग हो, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन के भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, मेरी इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए या कोई इस तरह का मैसेज देने के लिए, इसमें से सिंगल कविता भी नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ भी बनावटी नहीं है, तो मन में आया वो लिख दिया। ये मेरे पर्सनल जो इमोशंस है उनका एक्सप्रेशन है, मतलब इसमें मैं कुछ चेंज करने के लिए, सोसाइटी को कुछ मैसेज देने के लिए कोई भी कविता। मतलब कोई कड़वा अनुभव, कोई मीठा अनुभव, हाँ, इस तरह के सब। जैसे आपकी किसी से नाराजगी हो गई या अलगाव हो गया, तो कई लोग उस पर सुसाइड कर लेगा, कोई आदमी शराब पीने लगेगा, तो एक उसका एक्सप्रेशन ये भी, आप उस पर कविता भी लिख सकते हो, ताकि आपका वो जो अंदर का गुब्बारा है वो निकल जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि मान लो मन में ऐसे कोई दुगार हो, परेशानी हाँ, हो, लिखना सबसे बेहतर है। हाँ, लिखना एक एक्सप्रेशन है। वैसे भी इसमें लिखा गया कि आपने दिल से लिखा है, दिमाग से नहीं लिखा। लोग कहते हैं कि दिमाग से काम करना है। आर्ट को हमेशा दिल से ही किया जाता है, आर्ट को दिमाग से नहीं किया जाता। आर्ट को दिमाग से बेचा जाता है, लेकिन आर्ट को करा दिल से जाता है। जो दिल से करा हुआ आर्ट है वही अच्छा माना जाता है, वही। दिल तो पागल नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये पागलपन का ही एक्सप्रेशन है। अगर इसकी जगह मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होता, लेकिन ये सिर्फ दिल का एक्सप्रेशन है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इन्होंने बताया, आजकल जो भौतिकतावाद है ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इनसे 25 साल से जुड़ा हूं, तो मैंने इनकी चीजें देखी हैं, बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है कहीं से भी। और जो पौधों में रहते हैं, बोनसाई में रहते हैं, तो वो उनकी संवेदना, उनसे बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि प्लांट में दे कैन टॉक, दे कैन लिसन, दे टॉक, बशर्ते कि यू शुड हैव ईयर्स। तो इनके पास ईयर्स हैं और ये इतनी संवेदना से बात करते हैं। जैसे ये जो भी इसमें मैंने अभी पढ़ा था इनका डिटेल में, तो यही था कि हम कई बार रियलिटी में हम सारा दिन जो आज के, खासकर आजकल के संदर्भ में, एक बड़े हिपोक्रेसी के दौर से गुजर रहे हैं, पैराडॉक्स से गुजर रहे हैं, पाखंड से गुजर रहे हैं। तो उसमें हम, हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी आती हैं जो हमें वाकई ही यथार्थ में लगती हैं, पर हम उसको बैक बेंच में रख देते हैं। हाँ। तो इस तरह की चीजों को, जो मैं एक लाइन पढ़ रहा था उसमें इस चीज पे जोर देने की कोशिश की। अभी जैसे परसों मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी ओशो की कि तुम मुझे हरा नहीं सकोगे, क्यों? क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। तो वो ओशो की फोटो थी, पर वो था। तो इन्होंने इमीडिएटली फोन किया कि राकेश जी, ये तो लाओ त्से ने बोला है। तो मतलब बेसिकली छोटी छोटी चीजों को आयाम देना। हम घंटों बातें करते रहते हैं प्लेटो पे, अरिस्टोटल पे, फ्राइडरिच नीत्शे पे, जो वर्ल्ड के टॉप के फिलोसफर्स हुए हैं। तो ये इनकी संवेदना दिखाते हैं। कहीं से भी ये, आज के दिन तो भौतिकतावाद है, हर जगह मुखोटे चढ़े हैं, आप देख ही रहे हैं। तो इसके बीच में आजकल ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। और कवि जो साहित्य है, आप चाहे वो भक्ति आंदोलन की बात हो, जब हमारी कितनी सामाजिक कुरीतियां छाई हुई थी, कोई पर्दा प्रथा, कोई सती प्रथा, उस वक्त जो कबीर, सूरदास, रहीम
और जो चैतन्य महाप्रभु ने काम किया था, ऐसे ही स्वाधीनता संग्राम में, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, या आज भी आप लगाएं तो सलमान रश्दी हैं, चाहे वो और कितने लोग, चेतन भगत जैसे लोग हैं जो युवाओं को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल की इस बनावटी दुनिया में एक साहित्यकार का बहुत बड़ा रोल है, और विवेक जी ने जो ये इस चीज के माध्यम से एक समाज को झकझोरने की कोशिश की है, तो ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हमारा दिल करेगा कि हम इनको और ज्यादा इसमें प्रोत्साहन दें, ताकि और लोग इसको, इस समाज को झकझोर सकें। डॉक्टर विवेक सर, हाँ सर। ये जो टाइटल है जो पुस्तक का, पहले से जहन में था या नहीं, ये पूरी किताब लिखने के बाद ही ध्यान में आया, जी। क्योंकि जब आप कोई पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तब आप उसके बारे में सोचते हो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उस तरह से ये बाद में आया। डॉक्टर विवेक, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एक्सप्रेशन जरा से भी चेंज नहीं हुए हैं। यार मैं बड़ा डरा हुआ बैठा हूँ। अब ये देखो, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं इतने लोगों को फेस करने आप का। इतने शांत कैसे रह लेते हैं? मैं शांत नहीं रहता, आप लोगों से डर के शांत हो गया। विवेक जी, डॉक्टर कुमार रविंद्र जी हरियाणा के देश भर के इतने प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और आपके ससुर थे, तो उनसे भी कभी विचार विमर्श हुआ कविताओं को लेकर? कोई लेगेसी मिली हो? होना तो चाहिए था, लेकिन हमारी कविता के बारे में कभी बात नहीं, मतलब कभी दिखाई हो आपने? नहीं। हाँ, दिखाते थे उनको उनको मेल करते थे। हाँ, जो भी मैं कविता लिखता था सबसे पहले उनको मेल उन्हीं करता को मेल होती थी। था, वो पढ़ते थे। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसे डिस्कशन नहीं करी कि ये, क्योंकि कविता में दो कवि आपस में डिस्कशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक मोमेंट का आपका जो थॉट है, हो सकता है अगली बार आप एक साल बाद उसको पढ़ो तो लगता है क्या बेकार चीज लिखी है। अब मुझे कई कविताएं अपनी पढ़कर बहुत अजीब सा लगता है, क्या लिखा हुआ है, कि नहीं लिखनी चाहिए थी या नहीं छपवानी चाहिए थी। कोई एक कविता आप सुनाएं जो आप? नहीं, मेरी कविताएं सुनाने लायक नहीं, वो तो कुछ कन्वर्सेशन। दो चार पंक्तियां बता दीजिए। कोई भी जो आपको आपको दिल के करीब हो, तो वही निकलते हैं। मैं यही कविता सुना रहा हूँ, नाखून फिर बढ़ गए। नाखून फिर बढ़ गए क्वेश्चन मार्क है। मैं ही बहुत बड़ा हो गया हूँ, सालों बीत गए हैं जीते जीते, सब कुछ कई कई बार कर लिया, कोई रोमांच नहीं बचा, बस नाखून बढ़ाता हूँ और काटता हूँ। अजीब है ना, अजीब ही। मतलब नाखून बढ़ गए तो वही चीज रिपीट हो रही है लाइफ में, कोई नई चीज करने को बची नहीं है। कोई युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं जी, मेरी कविताएं संदेश से रिलेटेड है ही नहीं, तो मेरे मन का एक्सप्रेशन है। नहीं, मतलब मन की बात आती है, जैसे अभी बीच में बात भी कर रहे थे कि युवा भटक जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, और तो इस तरह से क्या वो बातें ये मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये कविता है या कुछ आर्ट है, ये आदमी के अंदर इनबॉर्न होता है, जैसे पैदा होता है उसके अंदर है वो। और जो दूसरे आदमी से कोई नहीं लिखता कविता या नहीं, उसको आप कविता लिख के एक्सप्रेशन दे, वो नहीं दे पाएगा। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपका पेड़ पौधों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, हाँ। और आज का जो हमारा टाइम है, हम अगर अपने AQI को देखें तो हमें लगता है कि हाँ, हमें पेड़ पौधों के लिए हाँ। बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाँ। तो उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए ताकि वो हमारे हाँ। यूथ को जैसे हो जाए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये तो सभी कहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने सीखने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ का पेड़, एक पीपल का पेड़, एक नीम का पेड़ बोले इससे तो हमारे सारे जन्म सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पेड़ लगाना एक साइंस है, कि जैसे हम सोचते हैं कि अब हमने 500 पेड़ लगाए, अगर उस आदमी से कहा जाए कि वो 500 पेड़ 3 महीने बाद कहाँ है, तो वो 3 महीने बाद ही गायब हो जाते हैं। पेड़ लगाना एक बहुत बड़ी साइंस है, हमें उसको सीखना चाहिए, तब पेड़ लगाने चाहिए। और उसकी जगह, पेड़ की क्वालिटी, पेड़ को लगाने का तरीका हमें सबको सीखना चाहिए, इवन आप लोगों को भी सीखना चाहिए, तभी पेड़ कामयाब होंगे। और जैसे हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जब मरता है तब वो अपने साथ बहुत से पेड़ों को साथ लेके जाता है, और जब वो जी रहा होता है तब भी बहुत से पेड़ हाँ। उसके साथ होते हैं। तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो एक व्यक्ति जितने पेड़ उपयोग करता है उसके दुगने उसको देने चाहिए, तो क्या संख्या रहती है उसकी? मुझे संख्या का तो नहीं पता। किस तरह से डिफाइन करेंगे इस बात को आप? मतलब मेरे ख्याल से तो हमें पेड़ लगाते ही रहना चाहिए। मेरे बिल्कुल सामने एक सज्जन खड़े हैं व्हाइट फोन लेकर, इन्होंने, अब मैं अपने घर से निकलता हूँ तो इन्होंने नीम के पेड़ लगाए थे इस रोड पे। एक दिन मैं इनके साथ गया, इन्होंने टंकी रखी हुई थी अपनी गाड़ी में। एक दिन किसी पेड़ के पास रुके, उससे किसी ने डाली तोड़ ली, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इनका नाम वृक्ष मित्र बिल्कुल हाँ। सही। हाँ, इनकी आंखों में आंसू आ गए, नीचे बैठ गए। मैं खुद हैरान हो रहा, क्या हो गया, ऐसी क्या बात होगी, डाली तोड़ दी? बोले मेरे को लग रहा है मेरे दिल पे चोट कर देगी। इनका लगाया हुआ एक पौधा जो टैक्सी स्टैंड पे पेड़ बन चुका है। हाँ, इनके लगाए हजारों पौधे पेड़ बन चुके हैं।
लेकिन एक बात कुछ वजह मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, और अभी राकेश जी ने कहा कि पौधे बात करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति अपने घर में पौधे लगाने का शौकीन था, पर किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए विदेश गया। पानी उनके नौकर डालते रहे, लेकिन वो मुरझाते रहे, और कहते हैं कि जैसे वापिस आया अचानक से एक नया जीवन आ गया। क्या ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपको? हाँ, ये बिल्कुल क्लियर एक्सपीरियंस है। पौधे आपस में कंपनी में होंगे तभी अच्छे उगते हैं, और उनके पास जाओगे वो अच्छे उगते हैं। जो पौधा मुझसे दूर पड़ा होता है वो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लेता, उसको आगे लेके आते हैं तो वो ज्यादा अच्छी, मतलब अपनापन ऐसा अपनापन वो हम फील करते हैं। उनको काटने से भी आपको पहले माफी मांगनी पड़ती है, हालांकि हम बहुत पेड़ काटते हैं। मेरे जी एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी। परसों से आप फिर मेरी जान पहचान है। हाँ जी। और बड़े आप शांत और बड़े धीर स्वभाव वाले हैं। हाँ जी। लेकिन आपने जो टाइटल दिया है, पहला ही आपने कविता संग्रह छापा और पहली बार में टाइटल ये नाखून फिर बढ़ गए, बड़ा एग्रेसिव सा है। ये aggressive नहीं है। कभी गुस्सा आपके चेहरे पे देखा नहीं, ये गुस्से का टाइटल नहीं है। हाँ, ये तो ये है कि एक एक्सप्रेशन है कि आप लाइफ में बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हो, मतलब कोई नई चीज आपके जीवन में नहीं हो रही, तो उसको कहा गया कि आप क्या करते हो, नाखून पढ़ के फिर काट लेते हो, मतलब वही चीजें It's a routine. रिपीट। रूटीन। नाखून जो शब्द है हाँ। वो गलत को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम तो उनको काटने की बात कर रहे हैं, हम तो काटने की बात कर रहे हैं, स्क्रैचिंग की नहीं है। हम तो काटने की बात कर रहे हैं। अपर्णा जी, आप इन कविताओं को किस तरह से देखते हैं? आपने भी सब पढ़ी होंगी, हाँ, संकलन बिल्कुल, किया है। मैं तो विवेक बहुत जी बहुत बता बार रहे थे कि पढ़ी है। संकलन में आपका बड़ा हाँ, सहयोग मैंने है। सभी बार संकलन बार नहीं मैंने ही होती पढ़ी है। मुझे तो भाषा का विवेक भी भी इतना तो ज्ञान शायद नहीं एक है। बार लिखी होंगी, पढ़ी तो मतलब आपका भी नहीं उतना है। ही योगदान है या उससे भी नहीं ज्यादा नहीं, योगदान? मेरा बिल्कुल नहीं योगदान। पोएट के जो रचना कर्म है उसमें किसी का और का योगदान नहीं है। कितने सालों की मेहनत का परिणाम है ये शायद पिछले 4-5 साल वाली ही 4-5 पोएम्स है साल वाली इसमें। तो poems है। पुरानी पोएम्स अभी हम लोगों ने नहीं करी है, वो मैंने कल ही देख रही थी, डायरी रखी हुई है पुरानी, जो मेरी मैरिज से भी पहले की है। उनके आने की भी संभावना है। हाँ बिल्कुल है। अब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि कविता लिखने के बाद इतनी बढ़िया जगह पे बैठकर इतने लोग आपसे क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक सवाल की कोई अगर एक किताब को लेना चाहे, पढ़ना चाहे, तो कैसे वो प्राप्त कर सकता है? कैसे वो ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेज़न पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। एक विमोचन आज 1 बजे का बता दीजिए। राजेश जी, वो प्लांट आ गया। प्लांट भी आ गए।